17 जून 2026 की शाम 4:32 बजे पुणे के कोदवा एरिया के इस कैफे में एक लड़का और एक लड़की साथ में दाखिल होते नजर आते हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ यह सीन किसी आम मुलाकात जैसा दिख रहा है, लेकिन असल में इसी टेबल पर हुई बातचीत एक इंसान की मौत की वजह बनने वाली थी। 2 मिनट बाद 4:34 पर दोनों काउंटर पर जाकर फूड ऑर्डर करते हैं। पहली नज़र में केतन एक नॉर्मल आउटिंग पर आए लड़के की तरह बिल्कुल रिलैक्स नजर आता है। वो मुस्कुराता है और कैजुअली ऑर्डर प्लेस करता है। लेकिन दूसरी तरफ सिया का बिहेवियर बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम तक नहीं था। बार बार अपने हाथों से चेहरे का पसीना पोंछना, बेचैनी के साथ इधर उधर देखना और ऑर्डर देने में जरा सी भी दिलचस्पी ना लेना। उसके एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट इमोशनलेस थे, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक भूचाल चल रहा था। ये एक तरह का एंटिसिपेटरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स था, जिसमें जब कोई इंसान किसी ऐसे काम के बिल्कुल करीब होता है जिसके खतरनाक परिणाम होने वाले हों, तब उसका दिमाग और शरीर अक्सर एक दूसरे के अपोजिट सिग्नल्स देने लगते हैं। बाहर से वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उसकी बेचैनी को एक्सपोज कर देती है। इसके बाद सीसीटीवी का दूसरा एंगल और भी दिलचस्प चीज़ दिखाता है। जब सिया वाकई इतनी गर्मी महसूस कर रही थी कि वह बार बार अपना पसीना पोंछ रही थी, तो उसके लिए बाहर बैठना और भी अनकंफर्टेबल होना चाहिए था। लेकिन दोनों ने अंदर की जगह छोड़कर कैफे के ओपन सिटिंग एरिया को चुना। यह एक बहुत ही अहम पॉइंट था। तीसरी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि लगभग 4:30 बजे की तेज धूप में ओपन एरिया की करीब सारी टेबल्स खाली पड़ी थीं, यानी आसपास लोगों की भीड़ नहीं थी। दोनों अपने मोबाइल फोन्स टेबल पर रख देते हैं और वहां बातचीत करते हैं। दूर से देखने वाला शायद इसे दो लोगों के बीच एक नॉर्मल बातचीत समझे, लेकिन असल में इसी टेबल पर बैठकर वो दोनों एक ऐसे प्लान को फाइनल टच दे रहे थे जिसका अंजाम पूरे देश को हिला देने वाला था। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं सिया और केतन के इस हैरान कर देने वाले केस की। 26 साल का केतन अग्रवाल पुणे की एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से था। पढ़ाई में हमेशा ब्रिलियंट रहे, केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए करने के बाद यूएस के बेब्सन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। इंडिया लौटने के बाद वो अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस सक्सेस ग्रुप में बतौर डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम कर रहा था। उसका सपना सिर्फ बिजनेस को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू एक ऐसा फ्यूचर बनाना था जिसे लेकर उसका पूरा परिवार फख्र महसूस करे। एक तरफ परिवार की सालों की मेहनत से खड़ी हुई लेगेसी और दूसरी तरफ उस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला एक यंग सक्सेसर। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री हुई 20 साल की सिया गोयल की। सिया पुणे के एक बड़े ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। दोनों परिवारों का सोशल बैकग्राउंड भी काफ़ी मिलता जुलता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों फैमिलीज पिछले लगभग 35 सालों से एक दूसरे को जानती थीं। दरअसल सिया की बुआ रेनू मित्तल और उनके हस्बैंड नरेंद्र मित्तल केतन के पिता विशाल अग्रवाल के कजन मामा मामी लगते थे। केतन के दादाजी के मुताबिक जब शादी की बात चली तो इन्हीं दोनों ने बार बार भरोसा दिलाया कि सिया एक बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की लड़की है। इतना भरोसा कि उन्होंने बार बार यही कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस रिश्ते की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सिर्फ इसी भरोसे और दो परिवारों की रजामंदी से यह अरेंज्ड मैरिज तय नहीं हुई, बल्कि सिया और केतन को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने, एक दूसरे को समझने, जानने पहचानने और एक बॉन्ड बनाने का वक्त दिया गया। केतन के परिवार को वैसे भी शादी की कोई जल्दबाजी नहीं थी और वह चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने के बाद खुद से फैसला लें। हालांकि सिया के परिवार वाले दोनों की जल्दी शादी कराने का प्रेशर बना रहे थे। यही एक बात साफ कहना भी जरूरी है कि इस केस को लेकर कई न्यूज़ चैनल्स और उनसे सुनी सुनाई बातों के आधार पर कई इन्फ्लुएंसर ने यह दावा किया कि शादी पर 17 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे और मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन्स तक बुक किए गए थे। लेकिन दोनों परिवारों के मुताबिक हकीकत इससे काफ़ी अलग थी। शादी की प्लानिंग नवंबर 2026 यानी 23 से 25 नवंबर के बीच की तारीखों के लिए चल रही थी और पूरे फंक्शन का एस्टिमेटेड बजट लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास का था। लड़की वालों ने अपनी तरफ से साफ कहा था कि वह करीब 4 करोड़ रुपए तक का ही खर्च उठा पाएंगे। इसी तरह चार्टर्ड प्लेन्स की बात भी सही नहीं थी। प्लानिंग सिर्फ इतनी थी कि क्लोज रिलेटिव्स को पुणे से अहमदाबाद तक रेगुलर फ्लाइट्स में ले जाया जाएगा और वहां से बाय उदयपुर पहुंचाया जाएगा। और जिस उदयपुर पैलेस की बुकिंग की बात कई रिपोर्ट्स में कही गई, उसकी भी उस वक्त तक कोई फाइनल बुकिंग नहीं हुई थी। सिर्फ वेन्यू को लेकर प्लानिंग और डिस्कशंस चल रहे थे। अब 11 फरवरी 2026 को सिया और केतन की एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट की वीडियोस में दो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। एंगेजमेंट सेरेमनी के दौरान वो सिया को रिंग पहनाता है और उस पल को देखकर सभी को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। सिया के चेहरे पर भी उतनी खुशी दिख रही थी। दोनों कैमरे की तरफ अपनी रिंग्स दिखा रहे थे और उनके चेहरे पर वह एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी जो हर नए सफ़र की शुरुआत में होती है। एंगेजमेंट के बाद सिया ने अपने इसी एहसास को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया
जिसमें उसने लिखा कि माई हार्ट फाउंड इट्स होम। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कैमरा सिर्फ मुस्कुराहट रिकॉर्ड करता है, इंसान के इरादे नहीं। अब कहने को तो सिया का बर्थडे 19 जून को था, लेकिन केतन ने उसका सेलिब्रेशन ठीक 1 महीना पहले यानी 19 मई से शुरू कर दिया था, क्योंकि सिया चाहती थी कि वह ऐसा उसके लिए करे। केतन सिया की हर फरमाइश को पूरा करने की कोशिश में था। शायद वह चाहता था कि सिया के लिए हर छोटा पल भी किसी यादगार लम्हे से कम ना हो। इसीलिए उसने कार को स्पेशली डेकोरेट करवाया, फूलों का गुलदस्ता तैयार करवाया और हर छोटी डिटेल पर खुद ध्यान दिया, ताकि उसका सरप्राइज बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उसने सोचा था। केतन इस रिश्ते में अपना पूरा दिल लगा चुका था और सिया की खुशी के लिए वह हर छोटा बड़ा एफर्ट करने तैयार था। 19 जून को सिया का बर्थडे था, लेकिन 18 जून की सुबह केतन ने घर पर बताया कि वह आज सिया के साथ लोहगढ़ फोर्ट जा रहा है। पहले तो घर वालों ने मना किया, क्योंकि उनका कहना था कि कल वैसे भी बर्थडे पार्टी है, तो फिर आज फोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। जिस पर केतन ने बताया कि सिया के कुछ दोस्त भी आने वाले हैं और उन्होंने ही फोर्ट पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जिसके बाद वह दोनों वहां से रेडिसन होटल जाएंगे। केतन का पूरा प्रोग्राम सुनकर घर वालों ने इजाज़त दे दी और सुबह करीब 8:20 पर केतन घर से निकल गया। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह उसकी अपने परिवार से आखिरी मुलाकात होगी। पुणे से करीब 65 किलोमीटर दूर लोहगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र का सबसे मशहूर ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। खासकर मानसून के दौरान यहाँ हज़ारों लोग घूमने और ट्रैकिंग के लिए पहुँचते हैं। उसी दिन सुबह करीब 10:30 बजे लोहगढ़ फोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह कर दिया। फोर्ट पर मौजूद लोगों को अचानक एक लड़की की मदद के लिए चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी गार्ड धीरज जाधव तुरंत उस तरफ भागे जहां सिया हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। हालत देखते ही फोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन से रेस्क्यू टीम को तुरंत कॉल किया गया और सभी लोग फोर्ट को रवाना हुए। सिया ने अपनी मां को कॉल कर हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद करीब 10:45 पर सिया की मां पूजा गोयल ने केतन के घर में फ़ोन करके केतन की मां से कहा कि आपने दोनों बच्चों को ट्रैकिंग के लिए फोर्ट पर क्यों भेजा, क्योंकि केतन नीचे गिर गया है। पहले तो केतन के घर वालों को लगा कि शायद वह किसी सीढ़ी या छोटी ढलान से फिसल कर गिर गया होगा, और इसी घबराहट में उन्होंने बार बार सिया को फ़ोन लगाया, लेकिन काफ़ी देर तक उसने कॉल रिसीव नहीं की। कई कोशिशों के बाद जब फ़ोन उठा तो कॉल दूसरी तरफ रोते हुए हड़बड़ाई आवाज़ में सिया ने बताया कि वह और केतन फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच गए थे, लेकिन एज किनारे पर खड़े होकर पिक्चर क्लिक करते वक्त पैर फिसलने से केतन नीचे गिर गया। अपने बेटे की गहरी खाई में गिरने की बात सुनकर परिवार के होश उड़ गए और वह बिना एक पल गंवाए लोहगढ़ फोर्ट की तरफ निकल पड़े। उधर 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोपहर करीब 12:30 केतन की बॉडी फोर्ट के वेस्टर्न साइड की गहरी घाटी में झाड़ियों के बीच मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सुनील गायकवाड़ ने बताया कि केतन के सर पर बहुत गंभीर चोट थी, जो शायद सर के बल गिरने से हुई थी। केतन के हाथ पैर पर भी कई गहरी चोटें थीं और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। टीम ने बॉडी को घाटी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उस वक्त तक सबके पास सिर्फ एक ही कहानी थी। सिया का कहना था कि फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। केतन के परिवार ने भी उसकी बात पर बिना किसी शक के यकीन कर लिया। जब पुलिस ने केतन के पिता से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर कोई शक है, तो उनका जवाब सिर्फ इतना था कि सिया कह रही है कि पैर फिसल गया तो फिसल ही गया होगा। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस वक्त किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मौत को एक हादसा समझा जा रहा था, वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए बनाई गई एक परत थी। 19 जून 2026, जिस दिन सिया का बर्थडे था, उसी दिन केतन की अंतिम यात्रा निकल रही थी। अग्रवाल परिवार के लिए यह सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, उनके घर का वारिस, उनके सपने, उनके भविष्य का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया था। घर का माहौल मातम में डूबा हुआ था। हर तरफ सिर्फ आंसू थे, खामोशी थी और एक ही सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे। इसी बीच सिया भी केतन के घर पहुंची। वो रो रही थी और गुमसुम नजर आ रही थी। लेकिन इसी दिन पहली बार इस कहानी में एक दरार पड़ती है। केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाता रहता था, इसलिए पैर फिसल कर गिरने वाली बात कहीं ना कहीं पूरे परिवार के मन में खटक रही थी। वहीं केतन की बहन संजना के जहन में एक पुराना केस बैठा था, जहां उस केस की शुरुआत भी एक हादसे की कहानी से हुई थी, लेकिन बाद में सच कुछ और ही निकला। यही वजह थी कि संजना ने सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन करने की बजाय खुद सिया से उस दिन की पूरी घटना समझने का फैसला किया। क्रिमिनल साइकोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉग्निटिव लोड थ्योरी और डिसेप्शन लीकेज। दरअसल सच याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वह दिमाग में पहले से मौजूद होता है, लेकिन झूठ को हर बार दोबारा बनाना पड़ता है। और जब एक ही घटना को बार बार अलग अलग तरीके से बताना पड़े, तो कहानी के छोटे छोटे हिस्से अक्सर बदलने लगते हैं।
इसी कॉग्निटिव प्रेशर की वजह से कई बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज में इनकंसिस्टेंसी छोड़ देता है। यही वजह थी कि जब संजना ने सिया से फिर से सवाल पूछे, जैसे कि वह दोनों कैसे फोर्ट के उस पॉइंट तक पहुंचे, क्या क्या हुआ, कौन कहाँ खड़ा था, केतन कैसे और किस तरह से गिरा, तो हर सवाल के साथ सिया के जवाब बदलने लगे। कभी बात अलग होती, कभी सीक्वेंस बदल जाता, और कभी उसके एक्सप्रेशंस उसकी बातों का साथ नहीं देते। यहीं से संजना के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। उसने अपने पिता से साफ कहा कि सिया की बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसी एक शक ने पूरे केस की दिशा बदल दी। और अब परिवार के कहने पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले लोहगढ़ फोर्ट के एंट्री और टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। फुटेज में केतन और सिया साथ चलते हुए नजर आए, लेकिन जब वीडियो को बार बार देखा गया तो एक अनयूअल बात उन्हें नजर आई। एक आदमी जो कभी उनसे कुछ कदम आगे चल रहा था तो कभी कुछ कदम पीछे। पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस आदमी के हुलिये पर हुई, क्योंकि जून की गर्मी में जब टेम्परेचर करीब 33 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे में उसने हुडी पहन रखी थी, जिसका हुड इतना नीचे था कि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। साथ ही उसने सर पर एक कैप भी पहनी थी। जब सीसीटीवी फुटेज को और ध्यान से देखा गया तो एक और अजीब सा पैटर्न सामने आया। कई जगहों पर सिया उस हुडी पहने शख्स की तरफ मुड़कर देखते हुए नजर आई। कभी हाथ के इशारे से रुकने का सिग्नल, कभी बैठने का, और कभी आगे बढ़ने का। अब पुलिस ने सिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और डिजिटल कम्युनिकेशन की भी जांच शुरू कर दी। इसी जांच में पता चला कि बीते कई महीनों से सिया एक ही नंबर पर लगातार बात कर रही थी, और लगभग 238 घंटे की बातचीत, मतलब रोज के हिसाब से करीब 8 से 10 कॉल्स। फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एनालिसिस से यह पता चला कि यह नंबर पुणे के कोदवा में रहने वाले चेतन चौधरी का था, जिसके साथ सिया का संबंध था। जब चेतन की तस्वीरों को सीसीटीवी में दिख रहे हुडी वाले शख्स से मिलाया गया तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। 22 जून 2026 की रात करीब 11:30 पुलिस चेतन के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पूरी रात पूछताछ चलती रही और अगले ही दिन 23 जून की सुबह सिया को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। जब दोनों से अलग अलग इंटेरोगेशन शुरू हुई तो धीरे धीरे वह सच सामने आने लगा, जिसने प्यार, भरोसे और धोखे की हर हद को तोड़ दिया। अब सबसे पहला सवाल था कि आखिर चेतन चौधरी इस कहानी में आया कैसे। दरअसल बीबीए ग्रेजुएट चेतन अपने मम्मी पापा और बहनों के साथ पुणे के पार्श्वनगर सोसाइटी में रहता था, और उसका घर सिया के घर से ज्यादा दूर नहीं था। चेतन के पिता मार्केट यार्ड में पिछले करीब 5 सालों से धनश्री सेल्स नाम से एक ड्राई फ्रूट्स और मसालों की दुकान चला रहे थे, और उसी मार्केट यार्ड में कुछ ही दूर सिया के पिता प्रवीण गोयल की बीजी गोयल एंड कंपनी के नाम से शॉप थी। लेकिन इन दोनों की कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। साल 2024 में क्रिकेट मैच के दौरान चेतन की दोस्ती सिया के भाई साहिल से हुई। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, और फिर साल 2025 में एक कॉमन फ्रेंड के दिवाली पार्टी में साहिल ने चेतन को इनवाइट किया। यही वह पहला दिन था जब चेतन और सिया एक दूसरे से मिले। पहली मुलाकात धीरे धीरे बातों में बदली, बातें दोस्ती में, और दोस्ती देखते ही देखते आगे बढ़ गई। दोनों अक्सर साथ घूमते, साथ वक्त बिताते और स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस देखने जाते। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि दिसंबर 2025 में चेतन सिया को लेकर जोधपुर भी गया था, जहां दोनों 2 दिन तक एक साथ रुके थे। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी, और उनके इस संबंध की बात घर वालों तक भी पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि सिया की गिरफ्तारी के बाद उसके माता पिता ने पहले तो इस बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें सिया और चेतन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि पुलिस कस्टडी में खुद सिया ने यह बात पुलिस को बताई थी कि उन लोगों को सब पता था। जब मैच के क्लिप सोशल मीडिया में वायरल होने लगे तो सिया की मां अपनी कही बात से पलट गईं, लेकिन सिर्फ इतना ही एक्सेप्ट किया कि चेतन और सिया सिर्फ दोस्त थे। सिया का परिवार अपनी बेटी का रिश्ता हर हाल में केतन से कराने के लिए इतना डेस्परेट था कि उन्होंने हर कदम पर केतन की फैमिली को झूठ ही पोसा। सिया की मां ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी बेटी बहुत सीधी सादी थी और वह पार्टीज और शराब से दूर रहती थी, जबकि पुरानी सोशल मीडिया स्टोरीज के मुताबिक सिया सिंगापुर के एक क्लब में ड्रिंक करती नजर आ रही थी, जहां वह अपने भाई के साथ गई थी। यानी कम उम्र से ही वह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी। केतन के परिवार ने बताया कि पहले तो लड़की वाले उसकी तारीफ ही करते थे, लेकिन इस घटना के बाद सच्चाई सामने आई। साथ ही एक और बड़ा झूठ सिया की एजुकेशन को लेकर था। दरअसल सिया 12th फेल थी और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने घर से ही केक एंड बेकरी वगैरह का काम शुरू किया था। हालांकि केतन के एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए ये बात बहुत बड़ी अड़चन बन सकती थी, इसलिए दोनों माँ बेटी ने यह झूठ बोला कि वह बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। इनफैक्ट सिया तो अपनी होने वाली मदर इन लॉ को फ़ोन पर झूठ मूठ में ही ये कह देती थी कि वह बीकॉम के एग्ज़ाम देकर आई है, जो बहुत अच्छा हुआ है। अब जब से सिया के परिवार को इस सब की खबर मिली थी तो वो उसकी शादी जल्द से जल्द करवाने में लग गए। वह चाहते थे कि उनकी बेटी की अगर शादी हो तो उनसे भी बड़े घराने में हो, और इसलिए जैसे ही उन्हें शहर के बड़े बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल, जो उनके रिलेशन में लगते थे,
उनके बारे में पता चला तो उनके बेटे केतन से अपनी बेटी सिया की शादी कराने के लिए वो हाथ पैर मारने लगे। उनकी कोशिश थी कि सिया की शादी जल्द से जल्द केतन से हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा लायक रिश्ता उनकी नज़र में नहीं था। हमारे समाज में ये बड़ा ही कॉमन फंडा माना जाता है कि जब माता पिता को लगता है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही है तो शादी करवा देना ही उन्हें एकमात्र रास्ता नज़र आता है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि शादी के बाद पुराना सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ शादी की तारीख तय कर देने से सिचुएशन नहीं बदलती, और इसी फैसले ने इस कहानी को उस मोड़ की तरफ धकेलना शुरू कर दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। सिया मात्र 20 साल की थी जब उसका रिश्ता केतन के परिवार के सामने आया, लेकिन लड़की की इतनी कम उम्र देख केतन के पिता ने पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। लेकिन जब बिचौलिए के रूप में आए कॉमन रिलेटिव ने परिवार को अच्छे संबंधों की गारंटी दी, तो फिर आखिरकार सिया और केतन की मुलाकात करवाई गई। केतन के लिए ये सिर्फ एक अरेंज्ड मैरिज नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा रिश्ता था जहां वो किसी के साथ इमोशनली जुड़ रहा था। शायद इसी वजह से वो बहुत जल्द सिया के करीब आ गया। एंगेजमेंट के बाद उसके हर जेस्चर, हर सरप्राइज और हर एफर्ट में सिया के लिए परवाह नजर आती थी। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग था। एक तरफ केतन सिया को अपनी जिंदगी मान चुका था, वहीं सिया का चेतन के साथ संपर्क खत्म नहीं हुआ था। यहीं एक सवाल पैदा हुआ है कि अगर सिया के मन में कुछ और था तो उसने केतन को सच क्यों नहीं बताया। उसके पास हर वो मौका था। वो पहली मुलाकात के बाद मना कर सकती थी, इंगेजमेंट से पहले मना कर सकती थी, इनफैक्ट इंगेजमेंट के बाद भी अपना स्टैंड रख सकती थी। वो केतन को सच बता सकती थी कि उसकी जिंदगी में पहले से कोई और है, और बहुत मुमकिन है कि केतन जैसा सेंसिबल इंसान यह सच जानने के बाद खुद ही इस संबंध से पीछे हट जाता। लेकिन नहीं, सिया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने तो केतन के सामने ऐसा दिखाया कि वह इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो उसके साथ उसी तरह से ही इंगेज्ड रही, फोटोज और वीडियोस शेयर करती रही, उसके सरप्राइजेस पर खुश होती नजर आई, सोशल मीडिया पर अच्छे कैप्शंस लिखती रही, और हर वो चीज़ करती रही जिससे केतन को यही यकीन रहे कि वह भी इस नई शुरुआत से उतनी ही खुश है। मतलब सच बताने की जगह सिया ने छल करना चाहा। सिया खुद भी एक अमीर घर से आती थी, जहां उसकी लगभग हर फरमाइश पूरी की जाती थी। सिया की पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी क्लब्स, पार्टीज और अपनी मर्जी से घूमने फिरने के बीच ही गुजरती थी। ऊपर से चेतन के साथ रहने के बाद उसकी जिंदगी में और भी चीजें जुड़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ केतन की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो करीब 20 लोगों की एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहता था, और इतने बड़े परिवार के साथ जीना, उठना बैठना, वहां के तौर तरीके अपनाना सिया को एक बोझ सा दिख रहा था। इसलिए सिया को यह रिश्ता एक कैद की तरह नजर आने लगा था। एक ऐसी कैद जिसमें उसके पेरेंट्स ही उसे झोंक रहे थे। यहीं से उसके अंदर परिवार, शादी और उन बंदिशों को लेकर नफरत बढ़ने लगी। और ये नफरत सिर्फ केतन और उसके परिवार के लिए नहीं थी, बल्कि अपने माता पिता के लिए गए एक तरफा फैसले से भी थी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी से समझा जा सकता है। यानी जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी पर्सनल फ्रीडम, उसकी चॉइसेज उससे छीनी जा रही हैं, तो कई बार वो उस रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ और ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। अब सिया के जहन में एक ही बात बार बार चल रही थी, अगर मेरी पसंद को नकारा जा रहा है तो मैं फिर तुम लोगों की पसंद को क्यों अपनाऊं। और जब किसी इंसान के प्रति सिर्फ नफरत होती है तो फिर उसकी अच्छाइयां नहीं, सिर्फ कमियां ही नजर आने लगती हैं। केतन भी सिया के लिए एक इंसान कम और उस जिंदगी की निशानी ज्यादा बन गया था, जिसे वह कभी अपनाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सिया के पास पूरा मौका था इस संबंध से पीछे हटने का, सही तरीके से सच को सामने लाकर अपना स्टैंड लेने का, अपनी बात को सबके सामने रखने का। और ये करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल रास्ता उसने चुना, जिस पर चलकर केतन की सांसें वो मिटाने वाली थी। सिया का यह तर्क देना कि उसे अपने परिवार को बताने से आसान केतन की जान लेना लगा, सिर्फ एक बेहद क्रूर और नैतिक रूप से दिवालिया सोच को दिखाता है, क्योंकि कोई भी रीजन किसी भी बेगुनाह की जान लेना जस्टिफाई नहीं कर सकता। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब सिया ने केतन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देने की बात चेतन के सामने रखी, तब चेतन का पहला सुझाव यह नहीं था। इनफैक्ट उसने तो सिया से कहा था कि चलो घर से भागकर नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। 11 फरवरी 2026 को हुई एंगेजमेंट के बाद ही सिया ने केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसके लिए वह इंटरनेट पर हत्या के अलग अलग तरीके और ऐसे मेथड्स को सर्च करने लगी जिनसे कत्ल को एक हादसा दिखाया जा सके। पुलिस को उसकी सर्च हिस्ट्री से इस बात के सबूत भी मिले। कई तरीकों और कत्ल को अंजाम देने के लिए सही जगहों की तलाश करने के बाद उसका ध्यान लोहगढ़ फोर्ट पर गया, जहां वह पहले भी घूमने जा चुकी थी, और वहीं की खाई में धकेलना उसे एक आसान और सेफ तरीका नजर आया जिसे वो और चेतन मिलकर अंजाम देने वाले थे। अब इसी की प्लानिंग के लिए वह 31 मई को पहली बार केतन को अपने साथ लोहगढ़ फोर्ट ले गई, ताकि स्पॉट को देख और समझ सके। सिया को पता था कि 7 जून को उसे केतन के साथ प्री वेडिंग शो के लिए बाली जाना था, जहां वह किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि उससे पहले ही केतन को मार दिया जाए।
इसी साजिश के तहत 5 जून को उसने दोबारा केतन के साथ लोहगढ़ फोर्ट जाने का प्लान बनाया। जब केतन ने घर पर इस प्लान के बारे में बताया तो घर वालों ने उसे ये कहकर मना किया कि वह अभी कुछ दिन पहले ही फोर्ट होकर आया है, फिर दोबारा जाने की क्या जरूरत है। लेकिन केतन ने सिया की विश का हवाला देते हुए जिद की, जिसके बाद घर वाले मान गए। लेकिन बाद में सिया ने खुद से ही बहाना कर वो प्लान कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे की छुपी हुई वजह यह थी कि चेतन उस दिन अपने काम के चलते नहीं आ पाया था। इसी प्लानिंग के बीच 7 जून को केतन और सिया का बाली जाना भी तय था, जहां उनका प्री वेडिंग शूट होना था। उनके साथ केतन की बहन संजना और सिया का भाई साहिल भी जाने वाले थे। सुबह की फ्लाइट होने की वजह से सभी लोग 6 जून की रात करीब 11 बजे मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। सफर पर निकलते वक्त सबके पासपोर्ट्स, फॉरेन करेंसी और क्रेडिट कार्ड्स एक ही पाउच में थे गए थे। रास्ते में वह खालापुर टोल के पास एक फूड मॉल पर रुके और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिया फूड मॉल के स्टारबक्स जाते वक्त ये कहकर अकेली गाड़ी की तरफ लौट गई कि उसका मोबाइल कार में ही रह गया है। सिया ने जल्दी से उस पाउच से केतन का पासपोर्ट निकाला, वॉशरूम गई और वहां टुकड़े कर उसे फ्लैश कर दिया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तब पता चला कि सिर्फ केतन का पासपोर्ट ही गायब था। काफी देर तक हर जगह ढूंढने के बाद भी जब पासपोर्ट नहीं मिला तो सबको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। उस वक्त सबको यही लगा कि शायद पासपोर्ट कहीं रास्ते में गिर गया होगा या खो गया होगा। उसने रोते हुए केतन के फादर को फ़ोन किया और बार बार कहा कि मुझे जाना था, कुछ भी करके 2 दिन में पासपोर्ट बनवा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। केतन के पिता ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वह प्रोसेस शुरू करके 2 दिन के अंदर पासपोर्ट बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सिया अपनी ही बात से पलट गई। उसने कहा, नहीं, 19 जून को मेरा बर्थडे भी आ रहा है और अब हम नेक्स्ट मंथ ही जाएंगे। कोई बात नहीं। अब तक सिया केतन की जान लेने के लिए बेचैन हो चुकी थी। इतने दिनों से वह साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रही थी। इसीलिए 14 जून को उसने एक बार फिर केतन के साथ लोहगढ़ फोर्ट जाने की जिद की। उसने चेतन को भी बुलाया था, लेकिन इस बार भी काम में बिजी होने की बात कहकर वह आ नहीं सका। शायद इतने इंतजार के बाद सिया के लिए अपने प्लान को टालना और मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने इस बार फैसला किया कि वह ये काम खुद ही करेगी। फोर्ट पर पहुंचने के बाद सिया बहाने से केतन को खाई के बिल्कुल किनारे तक ले गई और मौका मिलते ही उसने केतन को नीचे धक्का दे दिया। फॉर्चुनेटली धक्का उतना जोर का नहीं था जितना सिया ने सोचा था। किस्मत से केतन नीचे गिरते वक्त झाड़ी को पकड़ने में कामयाब हो गया और किसी तरह वापस ऊपर चढ़ाया। और यहीं से शुरू हुआ सिया के डिसेप्शन का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू। जैसे ही उसने देखा कि केतन जिंदा बच गया है, उसने पल भर में अपना पूरा चेहरा और बर्ताव बदल दिया। वो जोर जोर से सांप सांप कहकर चिल्लाने लगी। उसने ऐसा दिखाया कि जैसे धक्का उसने सांप को देखकर घबराहट में उसे बचाने के लिए दिया हो। इतना ही नहीं, वह केतन से कहने लगी कि मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें बचा लिया। और केतन, उसने बिना किसी शक के उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। उसे लगा कि शायद सांप से खुद को और उसे बचाने के चक्कर में घबराकर सिया का बैलेंस बिगड़ गया होगा और धक्का गलती से लग गया होगा। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट और डिसेप्टिव इमोशनल डिस्प्ले के रूप में देखा जाता है। कई बार कुछ अपराधी घटना के तुरंत बाद इतनी तेजी से अपनी भावनाओं और रिएक्शन को बदल देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वही कहानी सच लगने लगती है जो वह दिखाना चाहते हैं, यानी पहले खुद ही अटैक करना और अगले ही पल रेस्क्यूअर बन जाना। यह केतन को मारने की सिया की पहली कोशिश थी, लेकिन इस बार उसकी प्लानिंग नाकाम हो गई थी। सिया जानती थी कि केतन को एक बार फिर से फोर्ट पर बुलाना आसान नहीं होगा, खासकर जो अभी हुआ था उसके बाद। लेकिन इस जगह के अलावा और कोई जगह भी उसकी नज़र में नहीं थी, इसलिए उसने एक नई चाल चली। 15 जून 2026 को पहली बार सिया ने फ़ोन पर चेतन का केतन से इंट्रोडक्शन करवाया। उसने चेतन को बस एक दोस्त के रूप में मिलवाया, ताकि केतन के मन में उसके प्रति किसी तरह का शक पैदा ना हो। इसके बाद चेतन ने खुद केतन को फ़ोन किया और कहा कि हम सिया को उसके बर्थडे पर सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मैं और उसके 4 दोस्त आ रहे हैं, बस तुम सिया को फोर्ट पर ले आना, बाकी सरप्राइज़ हम संभाल लेंगे। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं थी, ये उस साजिश का हिस्सा था जिसमें सबसे पहले केतन का भरोसा जीतना ज़रूरी था। और जिस इंसान ने कभी चेतन को देखा तक नहीं था, उसके लिए शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। ऊपर से बात सिया के बर्थडे के सरप्राइज की थी, तो केतन को लगा कि उसकी होने वाली वाइफ के दोस्त उसके लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्लान के लिए हाँ कह दी। मर्डर से ठीक एक दिन पहले, यानी 17 जून 2026 की शाम, सिया और चेतन पुणे के कैफे में मिले, जहां दोनों ने काफी देर तक बैठकर केतन के कत्ल की प्लानिंग को आखिरी रूप दिया। सिया ने फोर्ट के उन पॉसिबल स्पॉट्स पर भी बात की जहां से केतन को धक्का देने के बाद उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया जा सके। इस प्लानिंग के दौरान दोनों ने एक सीक्रेट कोड भी तय किया था, जिसके मुताबिक सिया पहले किसी बहाने से केतन को खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा करेगी और केतन को घाटी की तरफ फेस कर पिक्चर के लिए पोज करने को कहेगी। फिर जैसे ही वह फोटो खींचने के बहाने जमीन पर बैठेगी, वही चेतन के लिए एक सिग्नल होगा। सिग्नल मिलते ही पास में ही चल रहा चेतन पीछे से तेजी से आकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे देगा। आखिरकार अपने मंसूबों को प्लानिंग की शक्ल देकर
चेहरे पर तसल्ली के साथ सिया और चेतन उस कैफे से निकल गए। 18 जून 2026, 19 जून को सिया का बर्थडे था और उसी दिन केतन के पिता ने महाबलेश्वर में अपनी होने वाली बहू के लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी थी और बहुत सारे मेहमानों को भी इनवाइट किया था। इसलिए जब 18 जून की सुबह केतन ने घर पर बताया कि उसे सिया को लेकर लोहगढ़ फोर्ट जाना है, तो घर वालों ने उसे मना किया। उनका कहना था कि कल तो वैसे भी पार्टी है, फिर आज फोर्ट जाने की क्या जरूरत है। लेकिन केतन ने फिर वही बर्थडे सरप्राइज प्लान का हवाला दिया, जिसके बाद घर वाले मान गए। सुबह करीब 8:20 पर केतन घर से फोर्ट के लिए निकल गया। उधर प्लान का दूसरा हिस्सा भी शुरू हो चुका था। चेतन चौधरी अपनी जुपिटर स्कूटी से मार्केट यार्ड से फोर्ट के लिए निकल चुका था। वहीं सिया ने मार्केट यार्ड से एक कैब ली और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केतन से मिली। लगभग 1 घंटे बाद दोनों फोर्ट के बेस तक पहुंच गए थे, जहां चेतन पहले ही पहुंच चुका था। केतन ने कभी सिया के इस दोस्त यानी चेतन को नहीं देखा था, इसलिए जैसे ही केतन और सिया ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो चेतन भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज में वह भी 10 से 20 फुट पीछे तो कभी कुछ कदम आगे चलता नजर आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सिया बार बार हाथों के इशारों से उसे सिग्नल देती दिख रही थी, कभी रुकने का, कभी बैठने का और कभी आगे बढ़ने का। तीनों धीरे धीरे उस स्पॉट की तरफ बढ़ने लगे जहां इस साजिश का आखिरी पर्दा गिरने वाला था। केतन बिल्कुल बेखबर था। वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी के सपने बुन रहा था, उसी ने उसके लिए मौत का जाल बिछा दिया है। आखिरकार लोहगढ़ व्यू पॉइंट पहुंचने से पहले ही सिया ने फोटो खींचने के बहाने केतन को खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। जैसे ही केतन वैली की तरफ देखते हुए पोज देने के लिए मुड़ा और सिया फोटो लेने के बहाने जमीन पर बैठी, वही वो सिग्नल था जिसका चेतन इंतजार कर रहा था। अगले ही पल पहले से तय प्लानिंग के मुताबिक चेतन तेजी से पीछे से आया और उसने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। जैसा हम केस की शुरुआत में पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे अगले कुछ दिनों में पुलिस ने इस पूरी साजिश की हर एक परत खोल दी। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल एविडेंस और पूछताछ के बाद सिया और चेतन दोनों गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद सिया और चेतन दोनों ने इस पूरे कत्ल की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के सच को कबूल कर लिया। हालांकि ये पूरा वर्जन उस वक्त बदल गया जब सिया के डिफेंस लॉयर सीना गए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात जो साफ करना जरूरी है कि इस केस से जुड़ी रिपोर्ट्स और कुछ चैनल्स ने यह बताया कि केतन को विंचू कड़ा से धक्का दिया गया था। लेकिन जब पूरा रूट, स्पॉट और ग्राउंड लोकेशन को वेरीफाई किया गया तो ये बात सही नहीं निकली। दरअसल विंचू कड़ा यानी फोर्ट का वह हिस्सा जो बिच्छू की पूंछ की तरह दिखता है, उसके दोनों तरफ सेफ्टी रेलिंग्स लगी हुई हैं। किसी व्यक्ति को वहां से धक्का देना तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक वो रेलिंग्स को पार करके बिल्कुल आखिरी छोर तक ना पहुंचाए। ऊपर से इस हिस्से पर हर समय विजिटर्स को जाने की परमिशन भी नहीं होती। असल घटना विंचू कड़ा से काफी पहले हुई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन व स्पॉट रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक केतन को ड्रिंकिंग वाटर टैंक और लोहगढ़ व्यू पॉइंट के बीच पड़ने वाली गहरी खाई में धक्का दिया गया था। अब सिया और चेतन ने सिर्फ मर्डर प्लानिंग ही नहीं की थी, बल्कि पुलिस को गुमराह करने का प्लान भी पहले से बना रखा था। चेतन को लगा था कि अगर घटना के वक्त उसका मोबाइल फोर्ट पर नहीं दिखेगा तो पुलिस कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए जब पुलिस ने उसकी फोन लोकेशन चेक की तो केतन की हत्या के वक्त चेतन का फोन मार्केट यार्ड में उसकी दुकान पर ही दिखा रहा था। पुलिस ने पाया कि चेतन के फोन की इंटरनेट सर्विसेज उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:40 तक पूरी तरह से बंद थी। ये बात उनके लिए असामान्य थी और इसी ने उनका शक और गहरा कर दिया। पुलिस ने फिर उस दिन चेतन के नंबर पर आने वाली हर कॉल की जांच शुरू की। जिन लोगों ने उसे फोन किया था उन सबसे पूछताछ की गई। हैरानी की बात यह थी कि सभी ने लगभग एक ही बात कही। उन्होंने बताया कि जब भी उन्होंने चेतन के नंबर पर कॉल की तो फोन चेतन ने नहीं, बल्कि उसकी दुकान पर काम करने वाले एम्प्लॉय नीरज ने रिसीव किया था। बस यहीं से पुलिस ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने उस दिन नीरज के मोबाइल की लोकेशन निकाली और इस बार वो लोकेशन मार्केट यार्ड नहीं बल्कि फोर्ट के पास एक्टिव मिली। यहीं से चेतन की पूरी चाल से पर्दा उठ गया। दरअसल मर्डर वाले दिन चेतन अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट बंद कर जानबूझकर अपनी दुकान पर ही छोड़ गया था और अपने एम्प्लॉय नीरज का फोन लेकर फोर्ट आ गया था, ताकि पुलिस अगर जांच करे भी तो उसकी लोकेशन शॉप पर ही दिखाए। चेतन जब फोर्ट के अंदर जाने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे टिकट लेने के लिए रोका था। तो चेतन ने यह बहाना मारा कि वह अंदर एक्सरसाइज करने जा रहा है और लौटकर टिकट ले लेगा, जो उसने कभी लिया ही नहीं। और चेतन ने यह इसलिए किया क्योंकि वह वैसे भी हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था कि सीसीटीवी में उसका चेहरा नजर न आए, और इसीलिए उसने इतने गर्म मौसम में भी हुडी पहन रखी थी। लेकिन अगर वो टिकट काउंटर पर जाता तो वहां काउंटर विंडो के बिल्कुल पास लगे कैमरा में उसका चेहरा लाख छुपाने पर भी दिख जाता। चेतन ने इतनी लंबी दूरी स्कूटी से इसलिए तय की थी क्योंकि अगर वह 4 व्हीलर से होता
तो रास्ते में पड़ने वाले तालेगांव टोल प्लाजा पर उसे रुकना पड़ता और वहां के सीसीटीवी में वह दिख जाता। अब इस बात से अंदाजा लगता है कि दोनों ने कितनी बारीकी से मर्डर प्लान किया था। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान सिया ने अपने बचाव में कई अलग अलग बातें कहीं। पहले उसने कहा कि उसे केतन पसंद नहीं था क्योंकि वह हेयर पैच लगाता था और स्टटर हकलाना करता था। हेयर पैच की बात तो उसे रिश्ता तय होने से पहले ही पता थी, जबकि स्टटर वाली बात साफ झूठ थी। फिर उसने एक और झूठ बोला कि उसने केतन को अपने इस सब के बारे में बताया था और एंगेजमेंट से मना किया था, लेकिन केतन ने उसे धमकी दी कि तुम और तुम्हारा परिवार चाहे जहां छुप जाओ, मेरी फैमिली पावरफुल है और वह तुम्हें ढूंढ निकालेगी। जब सिया को कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल थी, ना कोई पछतावा था और ना ही गिल्ट। डिफेंस ने कोर्ट में यह दलील दी कि इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, इसलिए मर्डर साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन कानून सिर्फ आई विटनेस पर निर्भर नहीं करता। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य की चैन पूरी और मजबूत हो तो उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरी तरह से मान्य है। आरोपी का कंडक्ट, मोटिव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और रिकवरी जैसे सबूत अगर एक दूसरे से जुड़कर ऐसी मजबूत चैन बना देते हैं जो किसी और कंक्लूजन की गुंजाइश ही ना छोड़े, तो उनके आधार पर भी सजा दी जा सकती है। यही सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में भी स्पष्ट किया है। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि आई विटनेस नहीं है, इसलिए मर्डर साबित नहीं हो सकता, कानूनी रूप से सही दलील नहीं मानी जाती। इस केस में कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सिया ने शॉपिंग के नाम पर केतन से करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे और बाद में वह पैसे चेतन को बिजनेस के लिए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अभी तक इस बात को पूरी तरह वेरीफाई नहीं किया जा सका है। पुलिस ने अभी तक ना इस एंगल को कंफर्म किया है और ना ही इसे कंप्लीटली डिनाई किया है, इसलिए फिलहाल इसे एक अनवेरिफाइड क्लेम की तरह ही देखना चाहिए। हाँ, अगर आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट में ये बात साबित होती है तो ये भी साफ हो जाएगा कि केतन को रास्ते से हटाने से पहले उसी से लिए गए पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा रहा था। काफ़ी निराशाजनक था ये देखना कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस केस को री इनैक्ट कर उस पर फनी रील्स बना रहे हैं। किसी परिवार ने अपना बेटा खोया और सिर्फ व्यूज़ के लिए लोग इतने पागल हो गए हैं कि उनका मोरल कंपस ही हिल गया है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस, स्टोरीज देखी गईं जहां केतन का मजाक बनाया गया या इस कृत्य को अलग ढंग से दिखाया गया। फिलहाल ऐसी ही हरकतों के चलते कुछ लोगों पर सख्त एक्शन भी लिया गया है। यह केस बहुत सारे मसलों को छेड़ता है। ये दिखाता है कि आप किसी बिचौलिए की कही बात पर मत जाओ, चाहे कितना भी पुराना संबंध हो। जब तक आप खुद पर्सनल लेवल पर देखकर समझ ना लो, तब तक पूरी तरह विश्वास मत करो। आज के वक्त में बैकग्राउंड चेक करवाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। यह कहना सही होगा कि आज के दौर में शादी जैसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से पहले हर एक पहलू की बारीकी से जांच करना बेहद ज़रूरी है, और ये बात लड़का और लड़की दोनों के लिए अप्लाई होती है। सिया की तरह ही चेतन के किरदार पर भी उतने ही बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर एक ऐसा इंसान जिसका केतन से ना कोई झगड़ा था, ना कोई दुश्मनी और ना ही कोई पर्सनल बदला, वो किस तरह इतनी आसानी से एक बेगुनाह की जान लेने के लिए तैयार हो गया। उसने ना सिर्फ इस साजिश में साथ दिया, बल्कि उसकी प्लानिंग में भी बराबर का हिस्सा बना। मोबाइल लोकेशन छुपाने के लिए अपना फ़ोन दुकान पर छोड़ना, एम्प्लॉय का फ़ोन लेकर फोर्ट पहुंचना, सीसीटीवी से बचने की कोशिश करना और पहले से तय सिग्नल का इंतज़ार करना, ये सब दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सोच समझ कर रचा गया एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ये केस दिखाता है कि कैसे सब कुछ झूठ की नींव पर था। सिया के पेरेंट्स जल्द से जल्द शादी करवाने में लग गए क्योंकि उन्हें चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था और उन्हें लगा कि ये बात शादी करके ही टाली जा सकती है। वहीं सिया, जो खुद स्टैंड नहीं ले सकी, वो केतन के साथ घंटों बैठकर प्री वेडिंग शूट की ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी, म्यूजिक चूज कर रही थी, ऐसे शो कर रही थी जैसे वह खुद शादी करने को बेताब है, लेकिन पीठ पीछे उसके इरादे इतने खौफनाक थे। और शायद इस केस की सबसे भयावह सच्चाई ये है कि दरिंदे हमेशा अंधेरे में नहीं छुपे होते। कभी कभी वह हमारे बिल्कुल सामने बैठकर मुस्कुराते हैं और उसी चेहरे के पीछे अपनी सबसे खतरनाक नीयत छुपा लेते हैं। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ढेर सा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। Oh my god! Please don't hurt me.